नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जीवन कौशल के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड कर चुका हूं 200 जीवन कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अकॉर्डिंग। तो 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें से मैंने 2 पार्ट बना चुका हूं और उसको अपलोड भी कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न 200 प्रश्न जीवन कौशल के रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में कुछ और भी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो जीवन कौशल के रिलेटेड है, उनको आज की वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर पहला है कि सुधारात्मक प्रवृत्ति विकसित होती है। सुधारात्मक प्रवृत्ति कैसे विकसित होती है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, तो हम विकल्प नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगता है उसमें, इसीलिए कम समय में ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। विकल्प आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, सुधारात्मक प्रवृत्ति विकसित होती है किसके द्वारा? तो दंड के द्वारा विकसित होती है, यानी कि पुरस्कार से नहीं, दंड से विकसित होती है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, दंड बालक की प्रकृति और अपराध के अनुसार दिया जाना चाहिए। दंड को सुधारात्मक कारक के रूप में भी देखा जाता है। तो इतना चीजें ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करना चाहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको उद्दीपक कहा जाता है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि प्रतियोगिता की भावना के विकास में सहायक तत्व है। तो प्रतियोगिता की भावना के विकास में सहायक तत्व कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, प्रतियोगिता की भावना के विकास के लिए सहायक तत्व पुरस्कार को ही माना जाता है। तो ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली है वो घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। देखिए, अभिप्रेरणा भी हमारे जीवन कौशल के जो सिलेबस है उसमें दिया गया है, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अभिप्रेरणा से भी मैं इसमें उठाया हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि ये मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं है, मनोविज्ञान के अंतर्गत भी है और जीवन कौशल के अंतर्गत भी है। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक दिया गया है, इसीलिए अभिप्रेरणा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें इंक्लूड है। तो इस चीज से आप घबराइएगा मत। तो प्रश्न है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। क्यों है भैया सशक्त अभिप्रेरणा? क्योंकि वह शीघ्रता प्रदान करता है हमारे सीखने में। तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रेरित करेगा? निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रेरित करेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक प्रेरित करेगा वो होता है योग्यताओं की मुक्त कंठ प्रशंसा होती है। मुक्त कंठ यहाँ कह रहा है, अगर कंठ सिर्फ रहता तो ये प्रश्न गलत, विकल्प गलत होता, लेकिन मुक्त कंठ प्रशंसा की बात कर रहा है। तो ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा कि थोड़ा जूम छोटा कर लेते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में किसको समावेशित किया जाएगा? विकल्प के आधार पर आपको बताना है। तो पहले विकल्प देख लेते हैं। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, और परिणाम का ज्ञान। देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा की बात कर रहा है प्रश्न में, तो बाह्य अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें तो ये सभी आ जाएंगे। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा, अगला प्रश्न कर रहा है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है
और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसका है, आपको बताना है। तो इस कथन की अगर हम बात करें तो यह कार्लविक की कथन है। इस प्रश्न को आपको याद करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है सिद्धांत से पूछ दिया है कि सिद्धांत से क्या पूछा है कि अभिप्रेरणा के स्व यथार्थीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या है। तो अभिप्रेरणा के स्व यथार्थीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर हम बात करें तो वो प्रतिपादक कौन है, अब्राहम मैस्लो का नाम आता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं। तो सभी लोगों को पता है कि पुरस्कार 2 प्रकार का होता है, एक सामाजिक पुरस्कार होता है और एक भौतिक पुरस्कार होता है। समाज के द्वारा दिया जाता है और एक भौतिक वस्तुओं से बनी हुआ होता है। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सामाजिक के अंतर्गत आदर, सम्मान, प्रशंसा आ जाता है, और भौतिक के अंतर्गत वस्तुएं, पुस्तकें, मेडल ये सब आ जाते हैं। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न अभिप्रेरणा से है। अगला प्रश्न अभिप्रेरणा से क्या है कि अधिक्रमिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए अधिक्रमिक अभिप्रेरणा, अगर अभिप्रेरणा में क्रमिक लग जाता है तो ऐसे रिग लगा लीजिएगा। अभिप्रेरणा में क्रमिक लग जाएगा तो हम किस विकल्प पर जाएंगे, तो मैस्लो के विकल्प पर जाएंगे। तो अधिक्रमिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि वांछित व्यवहार प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सा प्रभावशाली होगा। वांछित व्यवहार प्राप्त करने के लिए आपको बताना है कौन सा इसमें से प्रभावशाली होगा। तो देखिए वांछित व्यवहार प्राप्त करने के लिए पुरस्कार और दंड दोनों प्रभावशाली होते हैं। तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रशंसा किस प्रकार का उत्प्रेरक है। प्रशंसा जो है किस प्रकार का उत्प्रेरक है वो आपको बताना है। तो प्रशंसा कहाँ से मिलती है, समाज से मिलती है। तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत प्रशंसा आता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है, किसका कथन है। तो ये कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये कथन भी इम्पोर्टेंट है, और इस कथन को कहने वाले कौन है, तो हरलाख महोदय जी हैं। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का प्रतिपादक किसने किया था। तो देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें तो किसने दिया था यह सिद्धांत, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत देने वाले हैं वह मैक्लीलैंड ने दिया है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें कहा जाता है कि उपलब्धि की चाह में व्यक्ति क्रिया को बहुत जोर शोर से करता है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि आदर, सम्मान, प्रशंसा, छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र किस प्रकार के पुरस्कार के उदाहरण है। यह किस प्रकार के पुरस्कार के उदाहरण हैं ये आपको बताना है। तो ये सभी जो आदर, सम्मान, प्रशंसा, छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र ये सभी सामाजिक पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा कि व्यक्ति में जन्म के समय किस प्रकार की प्रेरणा होती है। तो व्यक्ति के जन्म के समय किस प्रकार की प्रेरणा होती है वो आपको बताना है। तो व्यक्ति के जन्म के समय किस प्रकार की प्रेरणा होती है, तो सिर्फ शारीरिक होती है प्रेरणा। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि उपयोगी वस्तुएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री, मेडल, कप, शील्ड, सामूहिक पुरस्कार किस प्रकार के पुरस्कार के उदाहरण हैं। तो ये सभी जो हैं भौतिक पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ इस चीज को। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि व्यक्ति में जन्म के समय किस प्रकार की प्रेरणा होती है।
तो व्यक्ति में जन्म के समय किस प्रकार की प्रेरणा होती है, तो व्यक्ति में जन्म के समय किस प्रकार की प्रेरणा होती है, तो वह होती है शारीरिक प्रेरणा। ये भी प्रश्न लगता है आगे आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरते हैं। पुरस्कार को प्रेरक शक्ति मान कर यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, रायबर्न के द्वारा। हालांकि आपको परिभाषा याद करनी पड़ेगी, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जन्मजात प्रेरक को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए, जन्मजात प्रेरक को अगर अन्य किस नाम से पुकारा जाता है तो उसके कई नाम होते हैं, जैसे कि प्राथमिक प्रेरक भी उसको कह सकते हैं, जैविक प्रेरक भी उसको कह सकते हैं, और शारीरिक प्रेरक भी कह सकते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा वो होगा डी वाला विकल्प, इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि बालकों में लालच, द्वेष, ईर्ष्या आदि नकारात्मक भावों का संचार करना किसका दोष है। इन भावों का संचार करना अगर बालक में, ये किसके दोष के अंतर्गत आता है, नकारात्मक भावों का संचार करना किसके अंतर्गत आता है, तो ये सभी जो है ना ये पुरस्कार के अंतर्गत आ जाएंगे। ये भी एक पुरस्कार ही होता है, व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है ऐसे, नकारात्मक लोचन, द्वेष, ईर्ष्या, नकारात्मक भावों का संचार। ठीक, तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए, अभिप्रेरणा से कुछ महत्वपूर्ण मैंने प्रश्न इसमें इंक्लूड किया है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जीवन कौशल वाले पार्ट में सिलेबस में ये दिया गया है अभिप्रेरणा, एक साफ हेडिंग में लिखकर टॉपिक। तो ठीक, अभिप्रेरणा के क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत कहता है कि क्षेत्रीय की चाह में, मतलब कि जिस क्षेत्र में जैसी रुचियां होती है, कार्य होते हैं, व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, तो वह कॉटलेबिग ने दिया था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम पुरस्कार माना जा सकता है। सर्वोत्तम पुरस्कार किसको माना जा सकता है, विकल्प के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। तो सर्वोत्तम पुरस्कार किसको माना जाता है, वह माना जाता है योग्यता की मुक्त हृदय से प्रशंसा करना, सर्वोत्तम पुरस्कार उसको माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप हृदय से प्रशंसा करते हैं तो वही उसके लिए सर्वोत्तम पुरस्कार माना जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि दंड किस मुद्रा में दिया जाना चाहिए। तो दंड, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा गंभीर मुद्रा में किसी भी व्यक्ति को दंड देते हैं या किसी भी बालक को, तो गंभीर मुद्रा में दिया जाना चाहिए। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है, इस वीडियो का लगभग लास्ट प्रश्न होगा यह प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है, वो आपको विकल्प के आधार पर बताना है। देखिए, इसका परिणाम यह होता है कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है। स्वयं के प्रति जो अवधारणा होती है उसको नष्ट करना होता है। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो ये था हमारे जीवन कौशल के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 3 था। तो अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।